अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नवंबर 2021 के पेपर को कंटिन्यू करते हैं। मैंने पहले 15 सवाल सॉल्व किए थे। अब मैं आगे वाले जो 15 सवाल है इस पेपर के वो सॉल्व कर रहा हूँ। और ये एएस लेवल अकाउंट्स का पास पेपर का जो है वो पेपर है। और जितने भी स्टूडेंट्स जो है वो अगर तैयारी कर रहे हैं सीए या एसीसी के अकाउंटिंग के पेपर्स की, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगा। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अ कंपनी हैड शेयर कैपिटल ऑफ 100,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच एट द स्टार्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। और चार ट्रांजेक्शन्स हैं। व्हाट वाज द नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम दीज ट्रांजेक्शन्स, यानी कि इन ट्रांजेक्शन से कैश कितना आया ये आपने बताना है। पहली जो ट्रांजेक्शन है वो है एन इशू ऑफ 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट $1.40 ईच वॉज मेड। अच्छा, जो शेयर्स है ना उनकी पार वैल्यू एक थी, लेकिन मैंने उनको इशू किया है 1.4 पर, यानी कि हर शेयर पर 0.4 का प्रीमियम है। तो इसकी डबल एंट्री क्या पास हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितने पैसे आए होंगे? 50,000 शेयर्स हैं और हर शेयर के अगेंस्ट आपको $1.4 बैंक में मिले होंगे, क्योंकि आपने हर शेयर 1.4 पर इशू किया। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पार वैल्यू की अमाउंट से क्रेडिट होगा। 50,000 शेयर्स हैं और हर शेयर की पार वैल्यू 1 है। और जो शेयर प्रीमियम अकाउंट है, वो क्रेडिट हो जाएगा 0.4 इंटू 50,000 से, यानी कि जो 1 के ऊपर वाली अमाउंट है विच इज़ 0.4, उससे हम शेयर प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन की वजह से तो 70,000 रुपये बैंक अकाउंट में कैश का इनफ्लो हुआ है, पैसे आए। दूसरी ट्रांजेक्शन है बोनस इशू ऑफ 15,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच वॉज देन मेड। जब आप बोनस इशू करते हो तो आपके रिजर्व्स, फॉर एग्जांपल रिटेन्ड अर्निंग्स, डेबिट हो जाता है। 15,000 शेयर्स हैं, हर शेयर की $1 की पार वैल्यू है। और जो आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है वो क्रेडिट हो जाता है, और वो भी 15,000 से हो जाएगा। यानी कि इस दूसरी ट्रांजैक्शन की वजह से किसी किस्म का कोई पैसा आएगा जाएगा नहीं। तीसरा है अ 12% डिबेंचर ऑफ $100,000 वॉज इशू। डिबेंचर्स इशू करने का मतलब आपने किसी को डिबेंचर सर्टिफिकेट दिए जिसके अगेंस्ट आप 12% उनको इंटरेस्ट दे रहे हो, जो मेंशन इंटरेस्ट रेट है, और उससे आपको पैसे दिए, विच मीन्स के बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 100,000 से। और जो 12% डिबेंचर्स हैं वो एक लोन है, वो क्रेडिट हो जाएगा 100,000 से। अच्छा सर, इसके इंटरेस्ट का क्या होगा? देखिए, उससे हमें इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन का नहीं बोला है। जब पूरा साल ख़त्म होगा तो इंटरेस्ट ज़रूर पे होगा और वो मेरा आउटफ्लो होगा, लेकिन अभी सिर्फ इशुएंस की बात कर रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से 1 लाख रुपए मज़ीद आ गए मेरे पास। फिर लिखा हुआ है अ बैंक लोन ऑफ 75,000 वॉज रीपेड। तो लोन एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी रीपे होगी तो लाइबिलिटी डेबिट होगी 75,000 से। और जो आपका रेलेवेंट बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा 75,000 से। यह आपने लोन की रीपेमेंट करी। तो इफ़ेक्टिवली जो आपका आंसर बनेगा ना वो बनेगा 70,000 रुपये प्लस 1 लाख रुपये माइनस 75,000 रुपये, यानी कि 95,000 नेट आपका जो आंसर है ना वो बन रहा होगा। ठीक है जी, यानी कि हमारा जो 16 का आंसर होगा ना वो होगा बी। 16 का आंसर होगा बी। ठीक है, 16 बी आपका आंसर होगा। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं और 17 देखते हैं कि 17 में क्या बोलता है। 17 में लिखा हुआ है अ कंपनी पेड एन ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड ऑफ $15,000 इन द ईयर, वेयर वुड इट अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिविडेंड आपके प्रॉफिट्स की अप्रोप्रिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। एज अ फाइनेंस कॉस्ट इन इनकम स्टेटमेंट नहीं, ये फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, ये शेयर होल्डर्स को दी जाती है, ये इंटरेस्ट नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट, वो तो लोन पर पे होता है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की कैटेगरी में तो जो एडमिनिस्ट्रेशन से रेलेवेंट खर्चे होते हैं वो सारे आते हैं, जो आपका फॉर एग्जांपल एडमिन ऑफिस है उसके खर्चे। ये तो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है।
अंडर रिटेन अर्निंग्स इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो डिविडेंड होता है ना वो रिटेन अर्निंग्स के अंडर आता है, वहाँ से माइनस होता है, और ये इसका सही आंसर होगा यानी कि सी। डी जो लिखा हुआ है अंडर शेयर कैपिटल इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, शेयर कैपिटल के अंडर यानी कि शेयर कैपिटल की हेडिंग के नीचे तो अगर आप नए शेयर्स इशू करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी, तो वो नहीं हो सकता, सी आंसर होगा। 18 द इक्विटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इज शोन बिलो स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर। ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो 2 लाख के थे, 2.5 लाख पर चले गए। रिटेन अर्निंग 77,000 से 1,12,000। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस। नंबर 1, a bonus issue of 1 ordinary share for every 4 ordinary shares held was made। बोनस इशू में आपकी जो एंट्री पास होती है वो आपके रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट को डेबिट करती है और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट करती है। यहाँ पर मेंशन है कि मैंने बोनस इशू किया और हर 4 शेयर्स जो किसी के पास थे उसके अगेंस्ट उसको 1 शेयर दिया। इसका ये मतलब हो गया कि अगर साल के शुरू में 200,000 शेयर्स थे, क्योंकि टोटल वैल्यू शेयर्स की 200,000 है और हर शेयर है भी 1 रुपये का, तो डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। एक नया शेयर इशू किया हर 4 शेयर्स के अगेंस्ट, तो 200,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि 50,000 नए शेयर्स मैंने इशू करे होंगे। एंड अगर मैंने 50,000 नए शेयर्स इशू करे होंगे तो मेरा जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज़ हुआ होगा। हर शेयर है भी 1 रुपये का, तो 50,000 इंटू 1 से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इंक्रीज़, और रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट डेबिट हुआ होगा, यानी कि 50,000 इंटू 1, 50,000 इंटू 1 से रिटेन अर्निंग्स से वो इशू हुआ होगा रिटेन अर्निंग्स को, यानी कि रिजर्व को मैंने कम किया होगा। यही चीज़ यहाँ पे नज़र भी आ रही है कि जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है वो 200,000 से 250,000 पर चला गया है, क्योंकि आपने मोस्ट लाइकली ये 50,000 बोनस शेयर्स इशू करेंगे। दूसरा, डिबेंचर इंटरेस्ट ऑफ 18,000 वॉज पेड, इसकी एंट्री पास होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और आपका क्या कहते हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, ये आपका एक फाइनेंस कॉस्ट है, ये आपका एक इंटरेस्ट एक्सपेंस है। जब आपने ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा तो उसमें ये उस वर्किंग में आया होगा, उधर माइनस हुआ होगा। आप लोग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट जानते हैं, तो वहाँ पर ये एज एन एक्सपेंस आ रहा होगा। फिर 3 में लिखा हुआ है एन इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम और फाइनल में से इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर जो डिविडेंड पे हुआ ऑफ $22,000 वॉज पेड। साल के दौरान आपने 22,000 का डिविडेंड पे किया। जो डिविडेंड आप साल के दौरान पे कर रहे हो वो रिटेन अर्निंग्स में से पे होता है। अब आप चाहो तो रिटेन अर्निंग्स का टी अकाउंट बना सकते हो, चाहो तो उसकी मूवमेंट बना सकते हो, दोनों वैलिड तरीके हैं। मैं ज़रा आप लोगों को इस सवाल में रिटेन अर्निंग्स का जो टी अकाउंट होता है वो कैसे बनता है वो बता देता हूँ, ताकि आप टी अकाउंट के फॉर्मेट से भी इसको सॉल्व कर सकें। ये रिटेन अर्निंग्स का टी अकाउंट है। रिटेन अर्निंग्स के टी अकाउंट में आपके पास जो है वो एक ये रिजर्व है, तो ब्रॉड डाउन यहाँ पर आएगा। हमारे हिसाब से ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट ऑफ द ईयर 77,000 है। अच्छा, कैरी डाउन जो है वो यहाँ पर आएगा और हमारे पास कैरी डाउन भी दिया हुआ है 1,12,000। ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई प्रॉफिट आता है यानी कि कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो रिटेन अर्निंग्स में ऐड किया जाता है, उसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है, वही हमें हमारी सवाल की रिक्वायरमेंट है, हमें नहीं मालूम है। अगर कोई डिविडेंड पे किया जाता है तो डिविडेंड जो है वो यहाँ से माइनस यानी कि डिडक्ट होता है, यानी कि डेबिट साइड पर आता है। अगर कोई बोनस शेयर्स इशू करे जाते हैं तो उसके लिए भी रिटेन अर्निंग्स को डेबिट किया जाता है। अब मैंने बोनस शेयर्स इशू किए थे 50,000 के और डिविडेंड जो है वो सवाल के हिसाब से ड्यूरिंग द ईयर 22,000 दिया था। तो हमें ये जो प्रॉफिट की वैल्यू मिलेगी ना, ये एज ए बैलेंसिंग फिगर मिलेगी। हमने जो है वो इन तीनों को ऐड किया, ये 184,000 आया। दोनों जगह पर हमने 184,000 लिखा और इस 184,000 में से हमने माइनस कर दिया 77,000, तो हमारे पास 107,000 का अमाउंट आ रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर का, यानी कि हमारा आंसर डी होगा। ठीक है जी। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में यही रिटेन अर्निंग्स जो है वो मूवमेंट में शो किया जाता है। ब्रॉड डाउन पहले दिखाया जाएगा 77,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर उसके नीचे 107,000 आएगा। डिविडेंड है तो 22,000 माइनस होंगे। अगर आपने नए बोनस शेयर्स इशू किए तो उसके 50,000 माइनस होंगे और इस तरह से आपका जो क्लोजिंग है वो 1,12,000 आ रहा होगा। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट होता है। 19, the following information is available. What is the rate of inventory turnover? Inventory turnover in days। अगर पूछता है कभी भी कोई सवाल कि इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज क्या है,
तो उसके लिए आप एवरेज इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से डिवाइड कर कर और 365 से मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन अगर आपसे इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स पूछा जाए, जिस तरह से यहाँ पर टाइम्स पूछा गया है, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करते हो। अब यहाँ पर इस सवाल में हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री जो है ना वो तो मौजूद है, और एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू है 20,000। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा? देखिए हमारे पास सवाल में सेल्स दी हुई है 2.5 लाख की, सेल्स दी हुई है हमारे पास 2.5 लाख की, और मार्कअप दिया हुआ है 25%। देखिए अगर आपको मार्कअप दिया हुआ है ना 25%, तो उसका मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ 100 की ख़रीदते थे, अगर आप कोई चीज़ 100 की ख़रीदते थे तो उसमें आप प्रॉफिट ऐड करते थे 25, ठीक है जी, 100 का 25 प्रॉफिट ऐड किया, और उसको जो बेचते थे ना वो आप 125 में बेचते थे। अब यहाँ पर 2.5 लाख की चीज़ें बेचिए, अगर कॉस्ट मालूम करनी है तो इन रेशियोज़ को यूज़ करें कि अगर कॉस्ट 100 होगी तो प्रॉफिट 25 होगा और सेल्स 125 होगी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना बड़ा आसान है। वो ये है कि ये जो आप ये देखेंगे कि आपको दिया हुआ क्या है। सर हमें ये बताया हुआ है कि सेल्स 2.5 लाख है, 2.5 लाख कितने पोर्शंस हैं इस रेशियो के हिसाब से? सर 125 हिस्से हैं, क्योंकि ये सेल्स की वैल्यू है। तो आप 2.5 लाख को 125 से डिवाइड करो, एक हिस्से की वैल्यू आएगी, और अगर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ढूंढनी है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसी रेशियो में आपको इसको डिक्रीज़ करना होगा। अगर आपने ये मार्कअप के हिसाब से 25% के मार्कअप के हिसाब से ये रेशियोज़ डेवलप कर रहे हैं कि अगर कॉस्ट 100 होगी तो प्रॉफिट 25 होगा, बिकॉज मार्कअप का मतलब होता है कि कॉस्ट का 25% प्रॉफिट होगा, और अगर 25% प्रॉफिट या 25 रुपये, हर 100 पर 25 रुपये प्रॉफिट होगा, तो 125 की वो चीज़ आप बेच रहे हो, इस हिसाब से 2 लाख की कॉस्ट होगी। आप इसको ये इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि अगर किसी चीज़ की 2 लाख की कॉस्ट हो और उस पर मैं 25% प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो वो 50,000 होता है, सेलिंग प्राइस 2.5 लाख होती है। अब हमारे पास कॉस्ट भी आ गई, तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पर रिटर्न रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर 10 आएगा, विच मीन्स के 19 का आंसर सी होगा। 20 पर आते हैं। 20 में लिखा हुआ है द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर ऑफ अ बिजनेस हैज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर 2 ईयर्स। रिसीवेबल्स टर्नओवर का मतलब होता है ऑन एन एवरेज मेरे जो रिसीवेबल्स हैं यानी कि डेटर्स हैं वो मुझे कितने टाइम में पैसे पे करते हैं। दिस ईयर 60 डेज़, इस साल 60 डेज़ ले रहे हैं वो पेमेंट करने में, लास्ट ईयर 50 डेज़ था, पिछले साल 50 दिनों में वो पेमेंट कर देते थे, इसका मतलब ये ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। डेटर के ज़्यादा या कम टाइम लेने की बहुत सारी वजूहत है जो उसके रिलेवेंट लेक्चर्स में डिस्कस करी है। यहाँ पे बोलता है व्हाट इज़ अ पॉसिबल रीज़न फॉर द चेंज? ए, इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट किससे रिसीव करते हैं? क्या हम रिसीवेबल से या कस्टमर्स से डिस्काउंट रिसीव करते हैं? नहीं, हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं अपने पेएबल से। तो इस सवाल में इसका तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई लेन देन है ही नहीं। डिस्काउंट जो रिसीव होता है वो तो पेएबल से होता है, यहाँ पे तो रिसीवेबल्स की बात हो रही है इस सवाल में। बी, इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन। जब आपके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होंगे तो आपके जो प्रॉफिट का लेवल है वो इंक्रीज होगा, उससे भी शायद इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे तो सिंपली ये लिखा हुआ है कि भाई पहले जो बंदा 50 दिनों में पैसे पे कर देता था, अब उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम यानी कि 60 डेज़ लगता है। इंक्रीज कैश सेल्स वॉल्यूम, कैश सेल्स इंक्रीज होने की वजह से ऐसा होगा? नहीं, कैश सेल्स अगर आप करते हो तो वो तो रिसीवेबल्स हैं ही नहीं आपके। रिसीवेबल्स यानी कि वो रिसीवेबल्स या डेटर्स तो वो लोग होते हैं जो क्रेडिट पर आपसे चीज़ें खरीद कर गए हैं, तो इनका भी कुछ इससे ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये इसका सही आंसर डी होगा, विच इज़ कस्टमर लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स का मतलब है कि पैसों का शॉर्टफॉल हो या पेमेंट में डिफ़िकल्टी हो रही हो। अब आपके जो रिसीवेबल्स हैं वो आपके कस्टमर्स हैं, अगर उनका कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम चल रहा है यानी कि वो मुश्किल से पैसे पे कर पा रहे हैं, हालात अच्छे नहीं चल रहे उनके बिज़नेस के, तो जहाँ पर वो 50 दिनों में पैसे दे देते थे, अब शायद वो वही पैसे आपको 60 डेज़ में दे रहे हों। तो 20 का आंसर डी होगा कि इस वजह से ये चीज़ हो सकती है। 21, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एम्प्लॉइज 20 वर्कर्स, 20 लोग हैं, वो आर पेड अ बेसिक रेट ऑफ 30, हर किसी को $30 पर आवर पेमेंट करी जाती है फॉर अ 40 आवर्स वीक। टू मीट अ स्पेशल ऑर्डर द वर्कर्स ईच वर्क फॉर 50 आवर्स। देखो आम हालात में नॉर्मल, ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में जो है ना वो एक बंदा 40 घंटे काम करता है, ठीक है जी, और नॉर्मल जो उसका रेट होता है पर आवर रेट, वो पैसे जो लेता है वो 30 लेता है। ये हमें बताया हुआ है, ये आम हालात की कंडीशन है। आम हालात का मतलब ये है कि जब किसी किस्म का कोई ओवर टाइम ना हो। अब उसने बोला हुआ है कि टू मीट अ स्पेशल ऑर्डर, किसी खास स्पेशल ऑर्डर को मीट करने के लिए द वर्कर्स ईच वर्क 50 आवर्स, हर वर्कर ने जो है वो 50 घंटे काम किया। इसका मतलब ये हो गया ना कि हर वर्कर ने 10 घंटे का ओवर टाइम किया।
एंड वे पेड अ प्रीमियम ऑफ 40% ओवर द बेसिक रेट फॉर द ओवर टाइम, और इनको 40% का प्रीमियम दिया गया। प्रीमियम का मतलब ये है कि नॉर्मल जो इसको रेट मिलता था, ओवर टाइम का जो रेट था ना वो नॉर्मल से 40% ज़्यादा था। नॉर्मल से 40% का रेट ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया कि जो 30 मिलता था नॉर्मली, आप उसी का उसमें 30 का 40% फर्दर ऐड कर दो, तो ये बन जाता है आपका, अगर हम 40% ऐड कर देते हैं 30 में, 30 का ही 40% ऐड करते हैं, 30 लिया प्लस 30 इंटू 40%, तो ये ज़रा मैं परसेंटेज को नॉर्मल कर दूँ। अच्छा जी, तो ये 42 का रेट बनता है, यानी कि जब जब कोई जो है वो क्या कहते हैं ओवर टाइम कर रहा होगा तो उसको 1 घंटे के 42 मिल रहे हैं। सवाल कहते हैं कि व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ वेजेस पेड टू मीट दी स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर के लिए टोटल खर्चा कितना हुआ। देखिए 40 घंटे तो नॉर्मल वाले थे जिसके मैंने $30 के हिसाब से पेमेंट करी। $40 नॉर्मल वाले, 40 घंटे नॉर्मली एक बंदा जो है वो एक हफ्ते में काम कर रहा था और उसके मैं उसको $30 के हिसाब से दे रहा था, जमा 10 घंटे का उन लोगों ने ओवर टाइम किया और ओवर टाइम के वक्त हर घंटे के मैं 42 दे रहा था। ये 40 इंटू 30 प्लस 10 इंटू 42 एक बंदे की तनख्वाह आई, और ऐसे 20 लोग हैं तो 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सबकी तनख्वाह आएगी जो कि 32,400 बनती है, यानी कि 21 का आंसर बी होगा। 22 पर आते हैं। 22 में लिखा हुआ है अ कंपनी पेड द फॉलोइंग टेलीफोन कॉस्ट, टेलीफोन कॉस्ट आर अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, टोटल टेलीफोन कॉस्ट इनकर्ड फॉर 305,000 इंक्वायरीज। देखिए उसने ये लिखा हुआ है कि जब नंबर ऑफ इंक्वायरीज, नंबर ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज, नंबर ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज जो है वो दी हुई आपको, नंबर ऑफ इंक्वायरीज जब 2.5 लाख थी तो आपकी जो टोटल कॉस्ट जो थी ना, टोटल कॉस्ट वो 425,000 थी। उसके बाद जब नंबर ऑफ इंक्वायरी 3.5 लाख हो गई तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 575,000 हो गई। यहाँ पर आपने क्योंकि ये कहा हुआ है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि इसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड और कुछ हिस्सा वेरिएबल है, तो उसके लिए हम हाई लो मेथड लगाते हैं। हाई लो मेथड का मतलब होता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, ये हमने बेसिक लेक्चर्स में पढ़ा है, और उससे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर इंक्वायरी आ जाएगी। ठीक है जी, यानी कि चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट कितने से चेंज हो रही है 575,000 माइनस 350,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ इंक्वायरीज। अच्छा सॉरी, कॉस्ट का चेंज जो है वो मैंने गलत दे दिया, 1 मिनट। आपके पास चेंज इन कॉस्ट होगा 5,75,000 माइनस 4,25,000, यह आपके पास चेंज इन कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय चेंज इन इंक्वायरीज का मतलब ये है कि 3.5 लाख माइनस 2.5 लाख, ये आपके पास चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स या इंक्वायरीज है, तो आपके पास आ रहा है 1.5 का वेरिएबल अमाउंट। अच्छा, फिक्स्ड अमाउंट कैसे निकालते हैं। देखिए फिक्स्ड अमाउंट दो तरह से निकल सकता है। एक तरीका ये है कि जब टोटल कॉस्ट 4,25,000 थी तब थी 2.5 लाख इंक्वायरीज, तो टोटल कॉस्ट में क्योंकि फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल हैं, तो अगर मैं टोटल में से वेरिएबल निकाल दूं तो फिक्स हिस्सा बच जाएगा, और एक इंक्वायरी का वेरिएबल 1.5 है, और जब 4,50,000 टोटल कॉस्ट थी तो टोटल 2.5 लाख इंक्वायरी थी, तो 2.5 लाख इंटू 1.5 से जो वेरिएबल हिस्सा है वो आ जाएगा। 4,25,000 में से सारा का सारा वेरिएबल हिस्सा अगर हम हटा देते हैं तो ये बन जाता है 50,000। सर क्या फिक्स कॉस्ट निकालने का दूसरा तरीका है। हाँ, एक तरीका ये भी है, क्या आप जो है ना वो 575,000 वाली अमाउंट लो, अगेन ये टोटल कॉस्ट है, इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल है, इसमें से आप माइनस कर दो, इसमें से आप माइनस कर दो 1.5 इंटू 3.5 लाख। ये हाईलो मेथड में लगा रहा हूँ, जिसने नहीं पढ़ा वो मुझे व्हाट्सएप करना ताकि उसको हाईलो मेथड मिल जाए। तो आपने 575,000 में से 3.5 लाख यूनिट्स का ₹1.5 के हिसाब से अमाउंट जो है वो सब्ट्रैक्ट किया, तो ये भी 50,000 आता है। अब सवाल ये था व्हाट विल बी द टोटल टेलीफोन कॉस्ट इनकर्ड फॉर 305,000 इंक्वायरीज, 3,05,000 इंक्वायरीज की टोटल कॉस्ट क्या होगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से ये याद रखिएगा कि देखें आपका जो आंसर होगा ना वो 2.5 लाख इंक्वायरीज पे 425 की कॉस्ट है और 3.5 लाख इंक्वायरीज पे 5,75,000 की कॉस्ट है, तो आपका आंसर इस रेंज के बीच होगा। इत्तेफाक से यहाँ पर सारे आंसर्स इस रेंज के बीच हैं, तो हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 3,05,000 इंक्वायरीज पर फिक्स कॉस्ट तो पे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हर लिहाज से मुझे पे करनी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी, एक इंक्वायरी की 1.5, एक इंक्वायरी की 1.5, तो 3,05,000 इंक्वायरीज की 3,05,000 इंटू 1.5 से जो है वो आ रही होगी कॉस्ट, तो ये टोटल बन जाएगा आपका 507,500, यानी कि 22 का आंसर बी होगा। फिर बोलता है 23 में विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट,
नंबर वन, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट से टोटल फिक्स कॉस्ट है 100 रुपये, टोटल फिक्स कॉस्ट है 100 रुपये। अच्छा, लेट से पहले महीने के जो यूनिट्स थे ना वो 10 थे, दूसरे महीने के यूनिट जो है ना वो इंक्रीज होकर 20 हो गए। अगर मैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करूँ, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो पहले वो 10 आ रहा था और अब जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि वो 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पहली बात लिखी हुई है कि व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस, आउटपुट अगर 10 से 20 पर जाता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 10 से 5 पर जा रही है यानी कि डिक्रीज होती है। तो पहला जुमला बिल्कुल ही सही हो गया। दूसरा, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट स्टेज द सेम। देखिए अब वेरिएबल कॉस्ट की एक एग्जांपल लेते हैं, यूनिट्स 10 और 20, और लेट से हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो है लेट से 4 रुपये। तो अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा 10 यूनिट्स की 4 रुपये के हिसाब से, 10 यूनिट्स की 4 रुपये के हिसाब से टोटल वेरिएबल कॉस्ट 40 आएगी, ठीक है। और अगर आपके पास 20 यूनिट्स हैं तो 20 यूनिट्स की 4 रुपये के हिसाब से, 20 यूनिट्स की 4 रुपये के हिसाब से टोटल वेरिएबल कॉस्ट 80 आएगी। उसका सवाल था व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे यूनिट्स इंक्रीज होते हैं 10 से 20 हो गए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट स्टेज द सेम, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही रहती है ना, पर यूनिट का मतलब ये है कि एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट, और वो पहले भी 4 थी और अभी भी 4 है, तो दूसरा जुमला भी सही है। तीसरा है व्हेन आउटपुट डिक्रीजेस, जब आउटपुट डिक्रीज होता है टोटल फिक्स कॉस्ट स्टेज द सेम। तो देखिए जब आउटपुट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इवन 10 यूनिट्स हो 20 यूनिट्स हो, जो टोटल फिक्स कॉस्ट का अमाउंट है वो हमेशा सेम है यानी कि 100 रुपये है, विच मीन्स के तीसरा जुमला भी सही है कि अगर आउटपुट डिक्रीज होगा तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिक्रीज नहीं होगी। चौथा है हमारे पास व्हेन आउटपुट डिक्रीजेस, जब आउटपुट डिक्रीज होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस। ये जुमला भी मुझे जो है वो सही लग रहा है कि जब आपका आउटपुट डिक्रीज होता है, मिसाल के तौर पर आप पहले 20 यूनिट्स बना रहे थे, अब आप जो है वो 20 के बजाय 10 यूनिट्स बना रहे हो, तो आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 80 से 40 पर जा रही है यानी कि कम हो रही है, विच मीन्स 23 का आंसर ए होगा। 24 है कंपनीज फिक्स ओवरहेड्स डिटेल्स वर एज शोन बिलो। कुछ डिटेल्स दी हुई हैं और सवाल है व्हाट वाज दी ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स ओवरहेड्स। अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स निकालने के 3 स्टेप्स है। सबसे पहले OAR कैलकुलेट किया जाता है। OAR कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? OAR कैलकुलेट किया जाता है बजटेड ओवरहेड्स जो कि यहाँ पे 1.5 लाख है, डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स जो कि यहाँ पर 10,000 है। तो आपके पास जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट आ रहा है वो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 से 15 पर आर आ रहा है, ठीक है जी। फिर अगला स्टेप होता है एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट किया जाता है। ये भी बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस किया है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है OAR, अगर ये OAR पर आ रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स 11,000, तो ये 165,000 आ रहा है। फिर इसको एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर किया जाता है। एक्चुअल ओवरहेड जो है वो 1,70,000 है, लिहाजा क्योंकि एक्चुअल ज़्यादा है और एब्जॉर्ब कम है तो ये 5,000 का अंडर एब्जॉर्ब होगा। 24 का आंसर बी होगा। ये स्टेप्स याद रखिएगा और बेसिक जो ओवरहेड्स के लेक्चर है वो लाजमी तौर पर देखिएगा। अगला है द फॉलोइंग बजटेड डेटा इज अवेलेबल फॉर जुलाई 2021, व्हाट इज द बजटेड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर, OAR पर डायरेक्ट लेबर आवर आपने ढूंढना है। OAR पर डायरेक्ट लेबर आवर ढूंढने के लिए पहले तो लेबर आवर्स ढूंढने होंगे। देखिए लेबर की टोटल कॉस्ट 80,000 आ रही है और 80,000 को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब 4,000 घंटे काम है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर जो है ना वो ओवरहेड नहीं है। ओवरहेड्स की जो डेफिनेशन है वो आपने लाजमी तौर पर समझनी है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स में नहीं आता, लिहाजा डायरेक्ट लेबर तो ये 80,000 ओवरहेड्स नहीं है। ये सिर्फ इसने ये हेल्प कर दी कि 80,000 को हमने 20 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ आवर्स पता चल जाए। इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड है, फैक्ट्री ऑफ एक्सपेंसेस ओवरहेड्स है, डेप्रिसिएशन और मशीनरी भी जो है वो प्लांट पर होती है यानी कि ओवरहेड है, ठीक है ना। और प्रोडक्शन का ओवरहेड है। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, ये जो ऑफिस इक्विपमेंट है इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट होती है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। ये प्रोडक्शन ओवरहेड में या OAR निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं करी जाती है। इसी तरह से एडमिन एक्सपेंसेस भी हैं, उनका भी सेम नेचर है। तो 12,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000, ये टोटल खर्चा है 78,000 का। इसको डिवाइड कर दो 4,000 से तो आपके पास OAR पर आर 19.5 आ जाएगा, विच मीन्स के 25 का आंसर जो होगा वो ए होगा। 26 द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ बिजनेस, व्हाट इज इट्स बजटेड ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू।
अगर आपने ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशो से डिवाइड करना होगा। अगर हम फिक्स कॉस्ट देखते हैं तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट दो हैं, 1,50,000 और 90,000, यानी कि 2,40,000। अच्छा, सी एस रेशो कैसे आता है, सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, कंट्रीब्यूशन निकालें पहले। चलें जी, करते हैं। सेल्स रेवेन्यू हमारे पास कितना है, 6.5 लाख है। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 3,90,000 है। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन जो है वो कितनी होगी, कंट्रीब्यूशन जो है ना वो होगी 6.5 लाख माइनस 3,90,000। सी एस रेशो कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू, यानी कि 40% आ रहा होगा। ठीक है जी। तो अब आपके पास जो ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू, उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई सी एस रेशो। तो फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशो से डिवाइड किया तो 6 लाख रुपया आंसर आ रहा है। 26 का आंसर डी होगा। 27 विच स्टेटमेंट रिलेटिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग आर करेक्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग आपको याद होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग अपनी कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में बांटते हैं। नंबर 1 में लिखता है फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हम लोग फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को इन्वेंट्री की वैल्यू का हिस्सा नहीं बनाते हैं, ऐसा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है कि आप फिक्स कॉस्ट के हिस्से कर और उसमें से एक हिस्सा अपने इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं। दूसरा, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आर फुल्ली रिटर्न ऑफ एज एन एक्सपेंस। ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड्स का जितना अमाउंट होता है वो पूरा का पूरा एज इट इज़ कंट्रीब्यूशन के बाद और प्रॉफिट से पहले माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट पर आने के लिए कोई भी अमाउंट कैपिटलाइज नहीं करते। तो दूसरा जुमला जो है वो सही है, पहला जुमला जो है वो गलत है। तीसरी चीज़ लिखी हुई है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बिल्कुल, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको हम इन्वेंट्री का पार्ट बनाते हैं जो कि प्रोडक्शन से पर्टेन करती है। डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, इसको हम कैपिटलाइज करते हैं और जब इन्वेंट्री बिकती है तब एक्सपेंस आउट करते हैं। तो तीसरा जुमला सही है। और अगर ऐसा है तो मेरा आंसर तो मेरे पास 27 का सी बन रहा है, क्योंकि 2 और 3 सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। 4 में वैसे लिखा हुआ है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और फुल्ली रिटर्न ऑफ एज एन एक्सपेंस। नहीं, ऐसा नहीं है। जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं उसको इन्वेंट्री का हिस्सा, इन्वेंट्री का पार्ट बनाया जाता है और जब इन्वेंट्री बिकती है तब एक्सपेंस आउट किया जाता है। इनकेस अगर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रिवाइज करना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आंसर हमारा जो है ना वो 27 का बन जाएगा सी। 28, a business makes and sells 4 products A, B, C and D. Which product should be produced first when labor hours are not sufficient to produce all 4 products? अगर लेबर आवर सारी चीज़ें नहीं बना सकते तो कौन सी चीज़ बनानी चाहिए, यानी कि ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। लिमिटिंग फैक्टर अगर किसी रिसोर्स के साथ होती है तो हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालते हैं और जिसका आंसर सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे पहले प्रोड्यूस करते हैं, उसकी पहली रैंकिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट है ना वो 10 का बिकेगा और 15 का बनकर आएगा, विच मीन्स कि पहला वाला प्रोडक्ट तो आपने बनाना ही नहीं है। पहला वाला प्रोडक्ट तो आपने जो है ना वो बनाना ही नहीं है। पहला वाला प्रोडक्ट तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। और अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है तो चीज़ें फजूल हो जाती हैं। जो सेलिंग प्राइस हमारे पास मौजूद है वो है 10, 35, 50, 75। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 15, 10, 30, 57। इसका मतलब पहले वाले केस में तो आपके पास सेलिंग प्राइस में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं नेगेटिव आंसर आ रहा है, वो काम तो हम करेंगे ही नहीं। दूसरी सारी कंट्रीब्यूशंस निकालनी, लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास लेबर आवर्स है तो कंट्रीब्यूशन पर ये तो डिसकंटिन्यू हो गया। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये 25 की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर देता है और इसके लिए इसको 5 घंटे काम करना पड़ता है। इसी तरह से 20 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 घंटे लगते हैं लेबर को। इसी तरह से 18 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 3 से आपके पास कंट्रीब्यूशन पर जो लेबर आ रहे हैं वो इसके लिए भी आ गए। तो अब क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा वाली चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए। इसकी हम कहेंगे कि रैंकिंग फर्स्ट है, ये डिसीजन मेकिंग के चैप्टर का हिस्सा है और हम जो है वो इस हिसाब से बी प्रोड्यूस करेंगे। तो बी आंसर होगा आपका, सॉरी सी आंसर होगा। ये ए था, ए तो बनाना ही नहीं है, बी जो है सी है और फिर डी है। ठीक है जी, सी आंसर होगा। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 28 का सी है। 29, व्हेन डज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इन्फॉर्म यूजर्स अबाउट कॉस्ट बिहेवियर। ठीक है जी। तो CVP एनालिसिस का चैप्टर आपने पढ़ा है और अगर हम ये बातें देखते हैं CVP एनालिसिस में मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई किया जाता है। ये में लिखा हुआ है व्हेन डिफरेंट टाइम पीरियड्स आर इन्वॉल्व्ड एंड व्हेन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड। हम लोग CVP एनालिसिस में कभी भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ ही नहीं करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं। हम लोग फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग ब्रेक करते हैं।
लिहाजा आंसर ए और सी तो हो ही नहीं सकता। डी में लिखा हुआ है व्हेन डिफरेंट टाइम पीरियड्स आर इन्वॉल्व एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज्ड, और डी में लिखा हुआ है व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस एंड व्हेन मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज्ड। इसका सही आंसर डी होगा। हम तब यूज़ करते हैं जब मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करनी हो और जब मुख्तलिफ आउटपुट्स पर हमें पी&एल बनाना हो, प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो या क्या होगा ये देखना हो। 30 विच स्टेटमेंट अबाउट बजट इज करेक्ट, बजट के बारे में कौन सा जुमला सही है। नंबर 1 दे आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि बजट जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और किस लेवल का बजट है और उस हिसाब से वो बंदा बनाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। बी में लिखा है देखिए आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, सी में लिखा हुआ है देखिए ओनली शो मॉनेटरी वैल्यूज, एंड डी में लिखा हुआ है दे हैव टू बी अप्रूव बाय शेयर होल्डर्स। तो डी ऑप्शन जो है ना, दे हैव अप्रूव बाय शेयर होल्डर्स, उसको भी कैंसिल करो क्योंकि ये एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की चीज़ है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अप्रूव करेंगे, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अप्रूव कर सकते हैं, या आप कह रहे हो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स का किसी भी किस्म का कोई अप्रूवल जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा सी में लिखा हुआ है देखिए ओनली शो मॉनेटरी वैल्यूज़, ऐसा नहीं है, बजट्स में मॉनेटरी वैल्यूज़ यानी कि डॉलर्स या रुपीज़ या करेंसी की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। जब मैं कोई कॉस्ट या रेवेन्यू या परचेज की वैल्यू एक्सरसाइज दिखा रहा था, और साथ में यूनिट्स की क्वांटिटी भी हो सकती है, तो दे कैन ओनली शो मॉनेटरी वैल्यूज़ की वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि ओनली का मतलब है कि बजट सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी वैल्यूज़ दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, नॉन मॉनेटरी वैल्यूज़ भी दिखाते हैं। देखिए आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर ये सही आंसर होगा इसलिए क्योंकि जब हम बजट बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी ऐसी रिसोर्स है जो क्या कहते हैं ख़त्म हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, अवेलेबल नहीं होगी, XYZ। तो इसका सही आंसर बी होगा। ये मैंने अगले 15 सवाल आपसे डिस्कस करें इंशाल्लाह, अगली वीडियो में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।